नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं आपके भाषा ज्ञान और व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण इसके परिचय को। और ये जो यहाँ पर हम परिचय करने वाले हैं इसके अंदर से ही जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इससे पहले भी जहाँ हमने यहाँ पर आपके भाषा विज्ञान के महत्वपूर्ण जो परिचय है उनको किया था, जिसके अंदर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज जो हम यहाँ पर करने वाले हैं उसी का ही जो नेक्स्ट पार्ट है, क्योंकि पहले जो रह गया था तो उसको आज की वीडियो में हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। और यह जो है आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे इसमें TGT PhD या चंडीगढ़ PhD वाला एग्ज़ाम है या कोई अन्य आपका एग्ज़ाम है, चाहे UGC नेट है या किसी अन्य राज्य में कोई अन्य एग्ज़ाम है, क्योंकि इनमें से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो यहाँ पर भाषा प्रक्रिया जो है रहने वाली है और क्या इसमें कहा गया है। भारतीय व्याकरण जो है महर्षि पतंजलि के अनुसार भाषा की जो परिभाषा यहाँ पर दी गई है। महर्षि पतंजलि मुनि को आप जानते ही होंगे, इनके बारे में अष्टाध्यायी के लिए महर्षि जो पतंजलि है इनको योग शास्त्र के लिए जाना जाता है, महाभारत से इन्होंने लिखा था। और एक उक्ति जो इनके द्वारा कही गई है परिभाषा, व्यक्तावाची वर्णाम ये शामते इमे व्यक्तवाच्य है, अर्थात जो वाणी वर्ण में प्रयुक्त होती है उसे ही भाषा कहते हैं। सामान्यतः भाषा उन सभी माध्यमों का बोध कराती है जिनसे भाव अभिव्यंजन का नाम लिया जाता है। दूसरे शब्दों में भाषा मुख से उच्चारित उस परंपरागत सार्थक व्यक्त ध्वनि संकेतों की समष्टि को कहते हैं, जिसकी सहायता से मानव आपस में विचारों और भावों को आदान प्रदान करते हैं तथा जिसका वे स्वेच्छानुसार अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। ये भाषाएं बोली भाषा, साहित्यिक भाषा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भाषा इत्यादि भेद से कई स्तरों में विभाजित है। इसलिए भाषा मानव विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा को एक बोली के रूप में होता है और वही बोली विकास को प्राप्त करती है। मानव में अनेक स्वाभाविक प्रवृत्तियों की तरह भाषण क्रिया भी एक निसर्ग सिद्ध है, लेकिन भाषण शक्ति निसर्ग उसके पास होने पर भी वह केवल अपनी मातृभाषा को ही बोलने की एक क्षमता रखता है, जो कि वह अपने पूरे समाज से सीखता है। इसलिए भाषण शक्ति निश्चित रूप से परंपरा प्राप्त है, लेकिन भाषा सीखने के लिए उसे प्राप्त करना ही पड़ता है। महर्षि जो पाणिनि है, इन्होंने अपने शिक्षा ग्रंथ पाणिनि शिक्षा में भाषा प्रक्रिया को बहुत ही सुंदर और स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत किया है। महर्षि पाणिनि जो अष्टाध्यायी के लिए जो जाने जाते हैं। तो यहाँ पर जो है इस श्लोक के माध्यम से जो है बताया था, आत्मा बुद्धिया समेत अर्थान मन युक्ते विवक्षा मन काय अग्निम आहंति सा प्रेरंति मारुतम। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर श्लोक है। पाणिनि शिक्षा जो उसमें से आया है और क्या इसमें कहा गया है कि बुद्धि के साथ आत्मा अर्थों अर्थात वस्तुओं को देखकर बोलने की इच्छा से मन को प्रेरित करती है तथा मन शारीरिक शक्ति पर दबाव डालता है, जिससे वायु में प्रेरणा उत्पन्न होती है और प्रेरित वायु फेफड़े में चलती हुई कोमल ध्वनि को उत्पन्न करती है और पुनः बाहर की ओर जाकर तथा मुख के ऊपरी भाग से अवरुद्ध होकर वह वायु मुख में पहुंचती है और पंचधा विभक्ति ध्वनियों से को उत्पन्न करती है। इस प्रकार यह प्रदर्शित होता है कि वाणी की उत्पत्ति के लिए आत्मा बुद्धि मन तथा वायु को ग्रहण करके महर्षि पाणिनि ने अत्यंत वैज्ञानिक प्रक्रिया का अनुकरण किया और बताया कि मानसिक प्रत्यय ध्वनि के रूप में कैसे उत्पन्न होता है। फिर आगे भाषा प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक जब बताए गए हैं। तो भाषा परिवर्तन के अनेक कारण हो सकते हैं। परिवर्तन का अभिप्राय केवल बाह्य आवरण में परिवर्तन ही नहीं है, बल्कि भाषा के चारों अंग ध्वनि, शब्द, वाक्य, अर्थ में हुए परिवर्तन भी है। परिवर्तन संबंधी सभी कारकों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया था, बाह्य और अभ्यंतर कारक। अब यहाँ पर अभ्यंतर कारक क्या होते हैं? आंतरिक कारकों से कारणों से तात्पर्य परिवर्तन की उन शक्तियों से है जो स्वयं भाषा के ही अंतर्गत निहित होती है और इनमें से प्रमुख है प्रयत्न लाघव। जैसे ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली। प्रयत्न लाघव, मुक्षुक या उच्चारण सुविधा कह सकते हैं आप। तो ये क्या होती हैं? तो इससे जो यहाँ पर तात्पर्य जो लिया गया है, कर्म परिश्रम में अधिक लाभ होना, अर्थात कुछ शब्दों या अर्थों को इस प्रकार उच्चारित करना कि उनको कम प्रयत्न करने पर अधिक स्पष्ट किया जा सके। जैसे अंग्रेजी भाषा में ये कुछ शब्द है यहाँ पर वर्ड दिया गया है, टॉक जैसे। तो हिंदी में आप मतलब इनको कैसे कहते हैं आप? टॉक हो गया, ये वर्क है। स्कूल को क्या कहते हैं? स्कूल। और स्टूल को स्टूल। ये कुछ जो भाषा जो है यूपी वाले जो होते हैं, जैसे
तो कुछ ये भाषा वाले इस प्रकार से बोलते हैं। और उसके बाद आ गई बात हिंदी की। नारायण है जैसे, क्योंकि ये अणा है नारायण, कुछ इसको नारायण कह देते हैं। चक्कर है जैसे, आदेश को पूरा चक्का लगा देते हैं इसके, चक्कर। प्रचार है जैसे, तो इसको पूरा रा कर देते हैं। वैसे तो प्रचार है ये, लेकिन प्रचार कर देते हैं। ब्राह्मण है, इसको ब्राह्मण कर देते हैं। तो ये कुछ हिंदी भाषा में होता है, और ये अंग्रेजी भाषा में किसके कारण होता है? प्रत्यय लाघव के कारण। तो इस प्रकार के कुछ जो आपको एग्जाम में ये वाले वर्ड देखने को मिलते हैं कि ये कौन सी किस विकार के कारण होता है। तो ये होता है अण को ना बोलकर हम ना लगा देते हैं, तो ये सारे प्रत्यय लाघव के कारण है, या उच्चारण सुविधा कह सकते हैं। इसके बाद है दीर्घ शब्दों को लघुता प्रदान करना। जैसे सत्यभामा, इसको हम भामा कह देते हैं। देवदत्त है, इसे दत्त कह देते हैं। या जैसे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ है, आप न्यूज़ तो पढ़ते ही हैं, अपने टीवी में भी है, मोबाइल में भी आप पढ़ते हैं। न्यूज़ तो आपने देखा ही होगा लिखा हुआ, लेकिन ये न्यूज़ जो है इसके जब हम इसको फुल फॉर्म कह सकते हैं आप एक तरीके से, तो ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, ये इनकी फुल फॉर्म है, जिसे हम सीधे शब्दों में न्यूज़ कह देते हैं। इसी प्रकार से जैसे एमए कह देते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट होती है। बैचलर बीए है, बीए बैचलर ऑफ आर्ट हो गई। ऐसे पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट कह देते हैं उसको। तो ये इनकी क्या हम शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे क्या इसके उदाहरण हैं? प्रत्यय लाघव, मुख सुख, उच्चारण सुविधा के, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं इसको। इसके बाद आ जाता है कि क्षिपर भाषण भी होता है। क्षिपर भाषण में वक्ता ध्वनियों को उच्चारण स्पष्ट रूप से नहीं कर पाता, और परिणाम स्वरूप शब्दों में प्रयुक्त अनेक ध्वनियाँ लुप्त हो जाती हैं, और अनेक ध्वनियाँ आधे रूप में उच्चारित की जाती हैं, और अनेक ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अब ही को अभी कह देते हैं, पंडित जी को पंडित जी कह देते हैं, उन्होंने का उनने कह देते हैं, चोर ले गए का चोर ले गया, मार डाला का मार डाला, जिन्होंने का जिनने कह देते हैं। पार्ट टाइम को हम पार्ट टाइम कह देते हैं। वैसे तो अलग अलग है पार्ट टाइम, लेकिन पार्ट टाइम कह देते हैं हम इसको, टी जो इसको लोप करके पार्ट टाइम कह देते हैं। तो किसका कारण है ये? क्षिपर भाषण, मतलब हम किसी चीज़ को जब जल्दी से बोल देते हैं, क्षिपर तब होता है जब किसी का हम उच्चारण स्पष्ट रूप से नहीं कर पाते, तो उसमें कुछ ध्वनियाँ क्या हो लुप्त हो जाती हैं। एक होता है अशिक्षा के कारण, जिसको कुछ पता नहीं हो, अज्ञान कह सकते हैं, या अशिक्षा। अशिक्षा के कारण व्यक्ति भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों को के शुद्ध स्वरूप परिचित नहीं हो पाता, और शब्दों का गलत उच्चारण कर देते हैं। जैसे यहाँ पर टिकट है, टिकट को हम टिकट कहते हैं। स्कूल है, इसको वैसे तो आधा सा है, लेकिन हम स्कूल कह देते हैं। स्कूटर है, जैसे स्कूटर कह देते हैं, मतलब जो आधा है उसको पूरा सा कर देते हैं। होटल है जैसे, तो होटल। लैंटर्न को हम लालटेन कह देते हैं। मास्टर साहब है, मास्टर साहब कह देते हैं। लाइन है, उसको लेन कह देते हैं। सिग्नल को हम सिंगल कह देते हैं। तो ये किसके कारण है? अशिक्षा के कारण, जिसको हमें पता नहीं है। होना तो ऐसे चाहिए, लेकिन हम बोलते ऐसे हैं। इसके बाद है यहाँ पर अनुकरण की अपूर्णता का होना। वाक्यांतर की त्रुटि के कारण अनुकरण अपूर्ण रह जाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया कि बच्चा जब राम बोलना चाहता है, तो सही अनुकरण के अभाव में वह लाम और रोटी की जगह लोटी और टाइम की जगह टेम कहता है कि मेरे पास टेम नहीं है। आपने सुना भी होगा, मेरे पास तो टेम नहीं है जाने का। तो ये सभी क्या है? अपूर्णता के कारण है, अनुकरण की अपूर्णता, मतलब वाक्यांतर की त्रुटि के कारण। जैसे बच्चा जब राम बोलना चाहता है, तो हम इसकी जगह राम की जगह क्या बोलेंगे? लाम। और रोटी की जगह लोटी, टाइम की जगह क्या कहते हैं? टेम कह देते हैं। एमए पीएचडी की डिग्री वाले व्यक्ति भी दंत्य तालव्य है, ये आपको उच्चारण है आगे देखने को मिलेंगे। तो दंत्य और तालव्य व ब य ज आदि में भेद नहीं कर पाते हैं। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर बल आघात। कभी कभी किसी बात पर जोर देकर कहने पर भी उसके स्वरूप में अंतर आ जाता है। जैसे हैं ही, हई, हाँ, करेंगे, कर ब करेंगे, जाएंगे, जय ब करेंगे, दो, दो ठो, पाँच, पाँच ठो। तो ये कुछ यहाँ पर बल आघात के
प्रकार बताए गए हैं, उदाहरण है। हो सकता है कुछ इनका प्रयोग करते हो, लेकिन बहुत ही नामात्र के करते होंगे, अगर कोई इनका प्रयोग करता भी होगा। इसके बाद आ जाता है जो भावातिरेक है। करुणा, प्रेम, क्रोध इत्यादि की अधिकता में से भी शब्दों में विकृति आ जाती है। जैसे बेटी को बिटिया कह देते हैं, बहन को बहनिया, ये बिहार जो है उसमें कह देते हैं। लघु को लहूरा, बाबू को बबुआ, ये उसमें कहते हैं कुछ बिहारी लैंग्वेज में। राजा को रजवा, प्राण को प्रणवा। तो ये भावातिरेक के कारण है, मतलब करुणा कह सकते हैं या प्रेम कह सकते हैं आप, प्रेम के कारण, या कुछ गुस्सा क्रोध उसमें भी कह देते हैं इस प्रकार से। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर लिपि की जो अपूर्णता है। दूसरी भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए अपनी भाषा की लगभग मिलती जुलती ध्वनियों का प्रयोग करने पर भी दूसरी भाषा की अनेक ध्वनियाँ अशुद्ध रूप में प्रचलित होती हैं। जैसे फारसी में कर्ण है, इसको हम करना कह देते हैं। फारसी में जो प्रकाश है, इसको पराकाश कह देते हैं। गुरुमुखी में हम स्टेशन जो है उसको स्टेशन कह देते हैं। तो ये भी कुछ यहाँ पर लिपि की अपूर्णता के उदाहरण दिए गए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर रोमन लिपि है। रोमन लिपि जो इसमें राम, कृष्ण, मालविया, इनको क्या कहेंगे? रामा, कृष्णा, मालविया। तो ये लिपि की अपूर्णता के कारण है। इसके बाद आ जाता है प्रयोग अधिकता। किसी भी शब्द के प्रयोग अधिक्य के कारण शताब्दियों के पश्चात पूर्णतः परिवर्तित रूप में व्यक्ता के सम्मुख आना। जैसे पहले हम शताब्दी कहते थे, 100 वर्षों वाली जो होती है शताब्दी, 100 वर्षों को 100 शताब्दी, तो उसे हम क्या कह देते हैं? सदी कह देते हैं। यह प्रयोग अधिकता, किसी शब्द के प्रयोग अधिकता के कारण शताब्दियों के पश्चात पूर्णतः परिवर्तित रूप, मतलब जैसे जिसे हम पहले शताब्दी कहते थे, अब क्या कहते हैं हम? सदी। उपाध्याय जो होता था पहले, उसे अब क्या कहते हैं हम? झा कहते हैं। तो ये जो है यहाँ पर प्रयोग अधिकता का कारण है। इसके बाद है यदृच्छा शब्द। यदृच्छात्मक शब्द इच्छानुसार गढ़े जाते हैं, व्याकरण के अनुसार नहीं। जैसे रोटी, बोटी, खाना पीना, पानी वानी, नाश्ता वास्ता, इस प्रकार से। तो यह है यदृच्छा शब्द। ये कुछ कह सकते हैं कि हम अपने आप ही लगा लेते हैं, रोटी बोटी लगा लिया, खाना पीना, पानी पूनी कह देते हैं जिस तरह। तो ये यदृच्छा शब्द है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर बाह्य कारक। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित कारकों को रखा जा सकता है। जैसे भौगोलिक कारक होगा इसमें, तो भाषा विज्ञान के विद्वानों के अनुसार जलवायु, भोजन आदि का प्रभाव सूर्य अंतर पर होता है। इसके कारण ही भिन्न भिन्न प्रदेशों के लोग भिन्न भिन्न प्रकार से शब्दों का उच्चारण करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में कृष्ण शब्द को यथा कृष्ण उच्चारित किया जाता है। महाराष्ट्र और गुर्जर में कृष्ण, पंजाब में कृष्ण। तो कहने का मतलब है जैसे आधा से उसको पूरा कर देते हैं, यहाँ पर का मेरा कर देते हैं। तो ये महाराष्ट्र गुर्जर प्रदेश जो है वे इस प्रकार से बोलते हैं। सभी की भाषा अलग अलग होती है अलग अलग क्षेत्रों में। इसी प्रकार जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें जो ये दंत्य स है, इसको हम तालव्य स में उच्चारण कर देते हैं। समाचार होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर समाचार कर देते हैं। 21 वाला स जो है ये तालव्य स वो बना देते हैं इसका। ऐसे साहब है, इसको साहब का बना देते हैं। ये दंत्य स की जगह तालव्य स बना देते हैं। तो ये होता है पहाड़ी क्षेत्रों में। ठंडक क्षेत्र जो है पहाड़ी क्षेत्र, उसमें संदेश को ये 21 वाला सा जो है तालव्य स वो बना देते हैं। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे, ये पहाड़ी क्षेत्र में जो सा है उसको 21 वाला सा तालव्य स में बोला जाता है। तो ये पहाड़ी क्षेत्र में होता है ऐसा। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि पहाड़ी क्षेत्र तो उसमें नहीं आएगा, उसमें आएगा जैसे समाचार है, इसको पहाड़ी क्षेत्र में किस प्रकार से उच्चारित किया जाता है, तो इस प्रकार से कुछ आ सकता है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर उच्च जर्मन है, जिसमें डी को टी में बदल देते हैं। जैसे ड्रिंक है, उसको ट्रिंक कह देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर डे टैग दिया गया है। तो उसके बाद आ जाता है यहाँ पर कुछ राजनीतिक कारण भी है। राजनीतिक परिस्थितियों के कारण भी भाषा में परिवर्तन, विकास, अवनति आदि समय समय पर होते रहते हैं। जैसे कलकत्ता, इसको कोलकाता कह देते हैं, ये राजनीति के कारण है। वाराणसी को बनारस कह देते हैं। पहले कहते थे ये कोलकाता बनारस, अब तो ये कलकत्ता वाराणसी हो गए इनके नाम। इसके बाद आ जाता है सांस्कृतिक एवं धार्मिक कारण भी है। कुछ धर्म के कारण भी भाषा परिवर्तन होता है, क्योंकि धर्म ग्रंथों की भाषा पवित्र मानी गई है। जैसे वैदिक धर्म है,
तो वैदिक धर्म मतलब वेदों में जो प्रयुक्त होती थी वैदिक संस्कृत। सिख धर्म है जिसे अब इसे क्या कहते हैं हम पंजाबी कह देते हैं। इस्लाम को क्या कह देते हैं अरबी भाषा, और आर्य समाज को हिंदी। तो ये कुछ सांस्कृतिक और धार्मिक कारण यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर सामाजिक कारण। समाज के दशक के अनुरूप ही भाषा का गठन होता है। जैसे मुसलमानों के मोहल्ले में भाषा भिन्न है तो हिंदू के मोहल्ले में उससे भिन्न है। इसी प्रकार जाटों और गुजरों की भाषा आदि नाम भेद इसी सामाजिक व्यवस्था के कारण है। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, गुज्जर भाषा में कह देते हैं। लड़की की जगह छोरी कह देते हैं और लड़के को छोरा। तो हरियाणवी भाषा जैसे है उसमें भी कह देते हैं छोरा छोरी हरियाणवी भाषा में। तो इस प्रकार से कुछ अलग अलग भाषाएं होती हैं। ये सामाजिक कारण है इसके। इसके बाद आ जाता है दोषपूर्ण उच्चारण सुनने में दोष के कारण भी। जैसे कोई व्यक्ति दोषयुक्त शब्द कहता है तो दूसरा व्यक्ति उस शब्द को धारण कर लेता है जिसके कारण शब्द में भिन्नता आ जाती है। इसी तरह ठीक प्रकार से न सुनने के कारण भी शब्द विकार आ जाता है। जैसे कह देता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब कोई बात चल जाती है तो वो क्या है उसमें दोषपूर्ण होकर जाती है। कोई शब्द आप एक दूसरे से बताओगे, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, तो वो क्या है उस जगह पर कुछ जो है उसमें परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद है व्यक्ति विशेष के कारण है यहाँ पर। जैसे बुद्ध, शंकर, तुलसी, विवेकानंद, स्वामी दयानंद, रविंद्रनाथ प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद आदि के साहित्य के प्रभाव से भी भाषा में अंतर आया है। जैसे बुद्ध को पाली, शंकर संस्कृत, दयानंद हिंदी, रविंद्र बांग्ला में और प्रसाद हिंदी के लिए जान जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये कुछ उपदेश या कह सकते हैं कि इन्होंने जो ग्रंथ वगैरह लिखे हैं तो वो किस में है। बुद्ध ने पाली में, शंकर ने संस्कृत में, दयानंद ने हिंदी में, रविंद्र ने बांग्ला में और ये प्रसाद जो थे इन्होंने हिंदी में। तो इस प्रकार से कुछ ये जो कविताएं हैं, ग्रंथ जो इन्होंने लिखे हैं उनका भी प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर सदृशता के कारण भी है। ध्वनि परिवर्तन का यह महत्वपूर्ण कारण है। जैसे स्वर्ग शब्द के समान नरक शब्द के स्थान पर नरक उच्चारण होता है। तो ये तो कुछ यहाँ पर जो है इसमें ये इनके कारण बताए गए थे। इसके बाद जो है यहाँ पर जो इनका वर्गीकरण आ जाता है। ध्वनियों का वर्गीकरण कैसे हुआ है, मतलब एक तरीके से उच्चारण स्थान। तो ध्वनि के प्रधान अंग विशेष स्थान और प्रयत्न है। स्थान और प्रयत्न का उच्चारण अविशेष संबंध होता है क्योंकि अवयव का या अंगों की सहायता से ही भाषा ध्वनि को उच्चारण किया जाता है। स्थान और प्रयत्न के अलावा कान या इंद्र के सम्मिलित रूप से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। इसलिए ध्वनि के 3 वर्गीकरण यहाँ पर आधार माने गए हैं। तो पहला जो है यहाँ पर स्थान के आधार पर है। जैसे निश्वास वायु को जहाँ अवरुद्ध या बाधित करते हैं तो उसे स्थान कहते हैं। होठों से लेकर कंठ छेद पर्यंत अनेक स्थान हैं जिनमें मुख्य बताए गए हैं यहाँ पर। जैसे कंठ है, तालु है, मुर्दा है, दंत है, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ और जिह्वा मूलिया। तो आगे फिर इन्हीं के उच्चारण बताए गए हैं। इनके सूत्र हैं जो एग्जाम में आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आपकी, क्योंकि यहाँ से उच्चारण स्थान एक एग्जाम में जरूर आता ही आता है। चाहे आपका वो छोटे लेवल का एग्जाम हो या फिर हाई लेवल का एग्जाम हो, उच्चारण स्थान एग्जाम में जरूर आते हैं। तो जैसे यहाँ पर कंठ है, ये वाला सूत्र है कुह विसर्जनम कंठ। इसमें क्या है अ कवर्ग ह और विसर्ग। इनका उच्चारण किससे होता है, कंठ से होता है। इसी प्रकार यहाँ पर तालु है, नाम तालु, ये वाला सूत्र है। इसमें भी ई च्वर्ग या और शा, इनका उच्चारण किससे होगा, तालु से होता है। इसी प्रकार से मूर्धा है, ऋतुषाना मूर्धा, री ट्वर्ग र और शा, इनका उच्चारण किससे होगा, मूर्धा से होगा। आगे दंत वाला है, लि तुलसानाम दंत, लि त्वर्ग ल और सा, ल और सा, इनका उच्चारण किससे होता है, हमारे दांत से होता है, दंत से। आगे आ जाता है यहाँ पर ओष्ठ, उपपद्यमान नाम ओष्ठ, उ पोरग और मा, उ और पोरग प फ भ भ मा। उपपद्यमान का उच्चारण स्थान क्या है, होठ है, उ और पोरग। इसके बाद है नासिका, यम गणा नाम नासिका, यम गणा ना, तो इनका उच्चारण हमारे नासिका से होता है। ये अंतिम भी है, वर्णों के अंतिम भी कई बार आता है एग्जाम में, वर्ण के अंतिम है तो ये अंतिम भी होते हैं।
सारे जितने भी है का चा टा था पा, इनके अंतिम भी है ये। और इनकी संख्या भी आती है एग्जाम में, तो इनकी संख्या भी 5 है। कहाँ से उच्चारण होता है? हमारे नाक के द्वारा, या मंगाना नाक, तो 5 है ये। इसके बाद है कंठ तालु, जो हमारे कंठ और तालु से बोले जाते हैं। तो ये वाला सूत्र है ए दैतो कंठ तालु। ए और आई, इनका जो उच्चारण होगा हमारे कंठ और तालु से होगा। कंठोष्ठ, ओ दैतो कंठोष्ठम। ओ और औ जो होता है इनका उच्चारण हमारे कंठ और होठ से होता है। कंठ मतलब गला, होठ मतलब होठ। दंतोष्ठ, वकार से दंतोष्टम, ये सूत्र है। व को उच्चारण किससे होगा? हमारे दांत ओठ से होगा। जिह्वा मूला, जिह्वा मूल, जिह्वा मूल से जीवनम, ये सूत्र है। अर्थात जिह्वा मूल का स्थान हमारे जिह्वा मूल है। तो आगे इनके बारे में यहाँ से भी बताया गया है, वहाँ पर भी है, जहाँ से भी आप ठीक लगता है वहीं से आप इनको याद कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा है यहाँ पर प्रयत्न। किसी भी ध्वनि के उच्चारण में मुख विवर से लेकर कंठ पर्यंत जो प्रयास करना पड़ता है उसे प्रयत्न कहते हैं। और 2 प्रकार का होता है, अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर कितने हैं? 5 है, और बाह्य 11 होते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न कौन कौन से हैं जो आपके एग्जाम में आता है? आपने हिंदी में पता होगा, लेकिन संस्कृत वाले हैं, क्योंकि संस्कृत में आता है एग्जाम में। सपृष्ठ है, ईसद सपृष्ठ है, ईसद विवृत है और समृत है। तो कितने होते हैं? 5। अब इन्हीं के बारे में आगे बताया गया है। जैसे स्पृष्ट वर्ण है, स्पर्श क्या देते हैं जिनको, तो क से मा तक होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। क से लेकर मा तक, क्वरक चोरक ट्वरक त्वरक पूरक, ये वाले। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर, इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर ईसद सपृष्ट स्थानम। अब जो ईसद सपृष्ट है जिनको कह देते हैं अंतस्थ वर्ण, तो ये ईसद सपृष्ट होता है। कितने होते हैं? 4 होते हैं, य र ल वर्ण। इसके बाद आ जाता है ईसद विवृत और उषण वर्ण। तो ईसद विवृत मतलब जो उषण वर्ण होते हैं, स स ह, कितने हैं? 4 हैं। इसके बाद आ जाता है विपरीत, जिन्हें स्वर कह देते हैं। तो सभी स्वर जो इसमें आ जाते हैं। इसके बाद है हर्षव अवर्ण से प्रयोग है। हर्षव अ, ये ऐसा आकार का जो होता है इसको कह देते हैं हर्षव अ, समृत कह देते हैं इसको। तो यह है अभ्यंतर प्रयत्न, जिनकी संख्या 5 बताई गई है। इसके बाद आ जाता है बाह्य प्रयत्न, जिनकी संख्या 11 होती है। जैसे यहाँ पर बाह्य प्रयत्न कौन कौन से हैं? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और शवरित। कितने हैं? 11। जैसे यहाँ पर फिर आगे इनके बारे में बताया गया है। विवार हो गया जैसे जिसमें खर आ जाते हैं आपके, और श्वास अघोष वर्ण आ जाते हैं। ये खर अघोष, ये खर क्या है? ये इनके लिए आपको प्रत्यय याद करने पड़ेंगे, तब आपके इनके बारे में पता लगेगा प्रत्यय कैसे याद कर सकते हैं। तो इनके ऊपर हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं कि प्रत्यय कैसे होते हैं, अगर आपको नहीं पता है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर श्वास, इसमें भी वैसे ही खर विकार और अघोष। अघोष इसमें खर, ये खर विवार आएंगे, श्वास अघोष। स्वर में हस, स्वरनाद घोष। नाद में हस, स्वर नाद घोष। ऐसे यहाँ पर घोष है, इसमें हस स्वाद नाद घोष। अलप्राण, अलप्राण जो होता है इसमें कौन सा आता है? इसमें आता है वर्ग का प्रथम तृतीय पंचम वर्ण, और यण अलप्राण। महाप्राण जैसे अलप में क्या है? पहला तीसरा पांचवा था अलप होते हैं, जिनको बोलने में कम समय लगता है। महाप्राण में इनसे ज़्यादा समय लगता है, तो इसमें दूसरा चौथा वर्ण आ जाता है। इसके अलावा महाप्राण वर्ण जो है, सल महाप्राण, वे भी आ जाते हैं इसमें। इसके बाद है उदात। आपने संज्ञा प्रकरण पढ़ा होगा, अगर नहीं किया है तो संज्ञा प्रकरण वाली भी हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई है, उसमें जाकर आप संज्ञा प्रकरण में देख सकते हैं। तो उसमें है ही सारे सूत्र। उदात ऊंचे उदात है, ऊपर के भाग से जिसका उच्चारण होता है उसे कह देते हैं ऊंचे उदात है। एक होता है अनुदात, नीचे अनुदात है, जो नीचे के भाग से जिनका उच्चारण होगा उन्हें कह देते हैं अनुदात। एक होता है स्वरित, समाहार है स्वरित, जो स्वर है। तो इस प्रकार से है। इसके बाद है यहाँ पर कर्ण। कर्ण उन इंद्रियों को कहते हैं जो सतत गतिशील रहकर ध्वनि के उच्चारण में सहायता पहुंचाती है। स्थान में कर्ण में मात्र क्रम से स्थिरता और गतिशीलता का अंतर है। इसी दृष्टि से अधरोष, जीवा, कोमल तालु, स्वर तंत्री को कर्ण कहा जाता है।
आगे फिर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके बारे में बताया गया है। तो जैसे क्वरक क्वरक हो गया, काचा का तपा, और ये आपके अलप्राण, विवाद, श्वास, घोष हो गई। फिर यहाँ पर ख और थ हो गए, जिसमें ये महाप्राण हो गया और श्वास घोष हो गया। ऐसे फिर यहाँ पर क ज ड द बा हो गए, अलप्राण, स्वरनाथ और घोष आते हैं इसमें। और ये यमगणम हो गए, नासिका वाले। और उसके बाद है यहाँ पर घ। एक तो जो है ये स्पर्श वर्ण है, वैसे नहीं, अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो का से लेकर माँ तक ये स्पर्श वर्ण है आपके। कोरग, चौरग, टोरग, तोरग, पोरग, ये वाले ऐसे तो आप समझ सकते हैं। और फिर ये हैं अलप्राण, विवार, श्वास घोष, महाप्राण, विवार, श्वास घोष, अलप्राण, श्वानाथ घोष। ऐसे तो आप याद रख सकते हैं, महाप्राण, श्वानाथ घोष। और उसके बाद जाता है जो ईसा सपृष्ठ है, जिन्हें अंतस्थ वर्ण कह देते हैं। इसमें 11 लव आते हैं आपके, अलप्राण, श्वानाथ घोष आ जाते हैं। अलप्राण जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, उसमें पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण जो है इनमें देख सकते हैं कि ये पहला हो गया, ये तीसरा हो गया, ये पांचवा हो गया, पांचवा, हाँ ये पांच हो गया। क ख ग घ अंग, ये पांचवा है, ये पांचवे वाले है। तो ये है पांचवा अंतिम। तो अलप्राण में आपका पहला, तीसरा, पांचवा आएगा। पहला हो गया जैसे, ये तीसरा है और ये पांचवा है, तो ये आएगा। इसके बाद है जो ईसद विपरीत है, उस वर्ण कह देते हैं इनको। इसमें स वे वाले आ जाते हैं। इसमें महाप्राण आते हैं, श्वास अघोष आते हैं। और फिर ये महाप्राण, स्वरनाथ घोष है। इसके बाद विपरीत है, स्वर कह देते हैं आते हैं जिसमें, तो ये सारे हैं उदाहरण दात सभी। और ये आपका समृत हो गया, हर सब आ, ये वाला। तो इस प्रकार से है ये। इसके बाद है यहाँ पर ध्वनियों के भेद। स्वर एवं व्यंजन के भेद से ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं, जिन्हें स्वर वे ध्वनि कहते हैं, जिनका उच्चारण करते समय निश्वास में कहीं कोई अवरोध नहीं उत्पन्न होता, जबकि व्यंजन के उच्चारण में कहीं ना कहीं अवरोध पाया जाता है। स्वर के भेद से जैसे समृत है, मुख्य संकोचित होने पर जो स्वर निकलते हैं, ये आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे ई दीर्घ, ई उ दीर्घ उ, तो ये क्या किस में आते हैं, समृत है। इसी प्रकार से अर्ध समृत है, मुख द्वार के अर्थ संकोचित होने पर जो स्वर निकलेंगे, ए ओ, ये है आपके अर्ध समृत। अर्ध विपरीत, मुख द्वार जब आधा खुला होता है तब जो स्वर निकलेंगे, ए आई औ, जो यहाँ पर बड़े हैं, मतलब जो दीर्घ वाले हैं, ये आपके हर्ष वाले हैं, और ये यहाँ पर दीर्घ वाले हैं। इसके बाद है विपरीत, मुख द्वार जब संपूर्ण खुला रहता है तब जो स्वर निकलेंगे तो वे वाले, जैसे अ और आ, ये हो गए विपरीत। इसी प्रकार से यहाँ पर व्यंजन है। स्पर्श हो गए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा कंठ से लेकर ओष्ठ पर्यंत संबंधी शब्दों को स्पर्श करती है, जैसे क्वरक, च्वरक, ट्वरक, त्वरक, पोरक। इसके बाद है स्पर्श समघर्षी, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श के साथ साथ निश्वास के निकलने में हल्का सा संघर्ष होता है, च, छ, ज, झ, तो यह है स्पर्श समघर्षी। इसके बाद आ जाता है जो समघर्षी है, निश्वास वायु के निर्गम का मार्ग जीवा के द्वारा अत्यंत संकीर्ण कर दिया जाता है और रगड़ खाती हुई सर्प की स्थितिकार जैसी बाहर निकलती है। स, ह, जो यह उसम वर्ण जो है ये आपके समघर्षी हैं। तो ये आप याद रखिएगा, स्पर्श वाले हो गए, का से माँ तक जो होते हैं, क्वरक, चौरक, ट्वरक, पोरक, ये आपके समघर्षी हो गए, च, छ, ज, झ, और ये आपके संघर्षी हैं जो उसम वर्ण है। उसके बाद आता है जो पार्श्विक है, जीवा की नोक मुर्दा को छूती है और निश्वास वायु दोनों पार्श्वों से बाहर निकलती है, जैसे ल है, तो ये क्या है, पार्श्विक वर्ण है। उसके बाद आ जाता है लुंठित, आप इनको बोल के देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। लुंठित, जीवा की नोक बेलन की तरह लपेट खाकर तालु का स्पर्श करती है और जीवा की नोक वर्ष पर बार बार ठोकर मारती है, तो ये क्या है, र। लुंठित क्या है, र। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं आपके एग्जाम में, चाहे आपका हिंदी है, क्योंकि हिंदी भी सेम ही है,
हिंदी में भी आते हैं और संस्कृत में भी आते हैं। उसके बाद आ जाता है उत्क्षिप्त, जिन तालु के किसी भाग को झटके से छूकर हट जाती है, ड ढ, तो उनको कह देते हैं उत्क्षिप्त। जीवा तालु के किसी भाग को झटके से छूकर हट जाती है। इसके बाद आ जाता है जो अर्ध स्वर है, जिन वर्ण के उच्चारण में जीवा से न तो संपूर्ण स्पर्श होता है और न ही स्वर के उच्चारण के समान पार्थक्य होता है, तो यह है अर्ध स्वर, य व, तो इनको कह देते हैं अर्ध स्वर। उत्क्षिप्त आपको पता लग गया, ड जो है ये। इसके बाद आ जाता है जो अनासिका ध्वनि को उच्चारण करते समय मुख विवर के साथ साथ नासिका विवर से भी निकले, मतलब जो आपके नासिक हो, ये वाले हो गए यम गर्णम, नासिका से जिनको उच्चारण होता है तो उनको कह देते हैं नासिक के वर्ण। इसके बाद आ जाता है मानस्वर या आदर्श स्वर। मानस्वर की जो कल्पना है लंदन विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर है डैनियल जॉन्स, इन्होंने की थी। और मानस्वर के कोई भाषा विशेषज्ञ से संबंध होकर काल्पनिक है, तो यहाँ पर कुछ ये बताए गए हैं। अग्र स्वर, पश्च स्वर, समृत जैसे दीर्घ ई, अर्ध समृत ए, अर्ध विवृत आई, विवृत अ, ऐसे ये मध्य स्वर है अ, और ये पश्च वाले हो गए। समृत में उ, अर्ध समृत ओ, अर्ध विवृत में औ, और ये विवृत अ। आगे फिर इसमें जीवा के 3 भाग किए गए हैं, अग्र, मध्य और पश्च। या कह सकते हैं कि जैसे कोई वस्तु होती है, कोई भी वस्तु हो गई, तो उसमें जो है इसके 3 पार्ट जो आप बना लो। एक तो सबसे पहले नंबर को हो गया, एक बीच का हो गया, और एक सबसे लास्ट को हो गया। तो इस प्रकार से 3 भाग, तो एक आगे का भाग, एक बीच का, एक ये सबसे लास्ट वाला। तो अग्र जीवा जिसके अग्रभाग से जिसका उच्चारण होगा, मध्य जिनके बीच से होगा, और पश्च जिनके बाद से होगा, मतलब पश्चिम भाग से होगा। तो इस प्रकार से 3 भाग हैं यहाँ पर। जीव के उच्चारण में जीवा जब तालु के संपर्क में आती है तब जो उनके मध्य गैप बनता है, यदि वह बहुत संकर हो तो सारे स्वर समृद्ध होंगे, और यदि गैप संकरा से कम बंद हो तो अर्ध विवृत होंगे, और यदि अर्ध समृद्ध से ज़्यादा खुला तो अर्ध विवृत होंगे, और जिसमें गैप सबसे ज़्यादा हो तो वे विवृत होंगे। तो ये अर्ध विवृत समृद्ध हमने जैसे कि ऊपर पहले किए थे, तो उनमें देख जाकर आप इनको देख सकते हैं। हमने उसमें जा किया था अर्ध विवृत वाला, अर्ध विवृत जैसे ए औ थे में पढ़े थे हमने, और समृद्ध में पढ़े थे ई दीर्घ ई उ दीर्घ उ, ऐसे अर्ध समृद्ध में पढ़े थे हमने ए ओ। और जिसमें गैप सबसे ज़्यादा होगा तो वे विवृत होंगे। अ होठ गोल या चिपके हैं तो ई ए आई अ, ये अगोल है। उ ओ आ, ये गोल है। इसके बाद यहाँ पर कुछ ध्वनि संबंधी जो नियम हैं बताए गए हैं। किसी भाषा की विशेष ध्वनियों में विशेष काल और विशेष परिस्थितियों में ध्वनि विकार होता है। उन ध्वनि विकारों को आधार बनाकर जो नियम निर्धारित किए गए उनको ध्वनि नियम की संज्ञा दी गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। जैसे ग्रीम नियम है, आपको एग्जाम में देखोगा कि ग्रीम नियम के अनुसार कौन सा वर्ण कौन सा बनता है, इस प्रकार से आता है कुछ एग्जाम में, आपको देखने को मिलेगा आगे। ग्रीम नियम जो है ये ध्वनि नियमों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियम है। यद्यपि ध्वनि प्रबंधन संबंधी नियमों का संबंध ग्रीम से जोड़ा जाता है, परंतु इसका सूत्र रास्क और ईरे ने पहले ही ढूंढ लिया था, और इसे व्यवस्थित वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय जैकब ग्रीम नामक एक जर्मन विद्वान को है, जिन्होंने 1822 में ग्रीम ने अपने जर्मन व्याकरण के द्वितीय संस्करण में इस नियम को प्रकाशित किया था। तब ये नियम ग्रीम नियम के नाम से जाने जाते थे। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर जैसे प्रथम ध्वनि परिवर्तन है। ग्रीम जो महोदय इनके अनुसार मूल भारत यूरोपीय भाषा की ध्वनियाँ संस्कृत ग्रीक लैटिन में सुरक्षित है, जबकि व्यंजन ध्वनियाँ संस्कृत में सुरक्षित है, किंतु जर्मनिक शाखा में कुछ ध्वनियाँ भिन्न रूप से प्रयुक्त हुई है, जैसे यहाँ पर इसमें दिए गए हैं। ये आपकी मूल भारतीय यूरोपीय शाखा की है और जर्मनी शाखा की है। तो मूल जो भारत यूरोपीय शाखा इसमें संस्कृत ग्रीक लैटिन आ जाती हैं, और जर्मनिक इसमें गाथिक अंग्रेजी डच नीमन जर्मन ये वाले आ जाती हैं। तो जैसे यहाँ पर ये जो मूल भारत और यूरोप भारोपिया कह देते हैं इनको, तो इसमें शाखा जो जैसे अघोष अलप्राण है, ये कातापा आ जाते हैं इसमें। घोष महाप्राण में घ
ध और भा ये आ जाते हैं। घोष अलप प्राण में ग द ब ये आ जाते हैं, जो हमने जैसे इसमें पहला पढ़ा था, पहला तीसरा पांचवा वर्ण वाले। इसी प्रकार से यहाँ पर जर्मनी की भाषा है, गथिक अंग्रेजी डच निर्मन जर्मन। इसमें अघोष महाप्राण में ख दूसरे वाला वर्ण है, जैसे थ है फ है, घोष महाप्राण हो गया। और घोष अलप प्राण हो गया वैसे ही सेम गा दा बा, और घोष अलप प्राण हो गया का दा बा। यहाँ पर जो एक इस चित्र के माध्यम से भी बताया गया इनके बारे में। तो ये इन विवरणों से हमें सुस्पष्ट है कि संस्कृत, लैटिन, ग्रीक आदि भारोपीय शाखा वर्ग की अघोष अलप्राण ध्वनियाँ जर्मनी की भाषा में अघोष महाप्राण घोष में बदल गई हैं। घोष महाप्राण घोष अलप्राण में और घोष अलप्राण घोष अलप्राण में बदल गई है। ये इस चित्र के माध्यम से आपको समझ में आएगा, ऊपर बेशक समझ में ना आया हो। तो जैसे यहाँ पर ये यहाँ से लगा लो आप, का तापा है जैसे पहला वर्ण, का को आगे देख सकते हैं आप कौन सा वर्ण बना है, क ख ग घ, इसमें बदला है। ता कौन से में बदला है, या जैसे ता है था में, और प फ फा में, ये खा होगा शायद, यहाँ पर खा होगा, ये खा, क ख त थ प फ। ये अगर यहाँ से लगाए जैसे ये पहला वर्ण है तो ये दूसरे में परिवर्तन हुआ है, और फिर यहाँ पर ये तीसरे में परिवर्तन हुआ, ये खा है यहाँ पर, तो इस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। था और ख क ख ग त थ द प फ फ। तो ये पहला वर्ण दूसरे में, दूसरा वाला तीसरे में, और तीसरा वाला वर्ण पहले में बदला है। तो ऐसे आप याद समझ सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से चेंज हुआ है यहाँ पर ये। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर प्रथम ध्वनि परिवर्तन के कुछ प्रमुख उदाहरण दिए गए हैं। जैसे भारत यूरोपीय है, भारोपीय, संस्कृत है जैसे संस्कृत में हम क्या कहते हैं, कह कह देते हैं, कह। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हम उसको हु कह देते हैं, मतलब कौन जो होता है। कह को संस्कृत में हम कौन, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में हु। ऐसे ही कद है, इसको हम क्या कहते हैं संस्कृत इंग्लिश में वट, मतलब क्या। त्रि को क्या, ये त्रि हमारा संस्कृत में है और इसको हम इंग्लिश में कहेंगे थ्री। तनु शरीर जो होता है, तनु वैसे तो शरीर भी होता है तनु, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब थीन से लिया गया है। ये पद है, पद को क्या, वैसे तो संस्कृत में हम पद को पाँव कहते हैं और इंग्लिश में फुट कहेंगे। ये पत्थर है, पत्थर को हम फीदर कहेंगे। हंस को क्या कहेंगे, गूज। दुहिता को डॉक्टर, डॉक्टर क्या देते हैं, ये डॉक्टर है। विधवा को विडो, बंद को बंद, भ्रातर को ब्रदर भाई, ब्रू को ब्रो, गो को, क्योंकि संस्कृत में गाय जो होती है उसको हम इंग्लिश में काउ कहते हैं। युग को योग, दो को, ये दो मतलब दो जो है, दो टू टू कह देते हैं। श्वेत को श्वेत है, पसीना जो होता है। तुरबा मतलब लैटिन को हम त्रोप कह देते हैं। तो ये संस्कृत के हैं, और इनको हम इंग्लिश में क्या 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 कहते हैं वो यहाँ पर दिया गया है इसमें। इसके बाद आ जाता है उल्लेखनीय है कि ब से पा के ध्वनि परिवर्तन का उदाहरण संस्कृत में अब तक नहीं मिला है। ब से पा के ध्वनि परिवर्तन का उदाहरण। उसके बाद जो यहाँ पर दूसरा जो द्वितीय ध्वनि परिवर्तन है, प्रथम ध्वनि परिवर्तन में जर्मन भाषा भारोपीय भाषा से अलग हुई थी, परंतु द्वितीय जो ध्वनि परिवर्तन है स्वयं जर्मनिक भाषा की ही दो शाखाओं में हुआ, जिन्हें निम्न जर्मन और जर्मन कहते हैं। इस परिवर्तन में क्रमशः गादापा को कातापा में, खातापा को खातापा में, और खतापा को गादापा में परिवर्तन हो गया है। तो ये विषय में वैसे ही है, का वाला का में, खा वाला गा में, फिर ये वैसे ही प्रथम में ये पहला नंबर होगा, जैसे ये दूसरा, ये तीसरा नंबर, तो वैसे परिवर्तन हुआ है। इसके बाद है द्वितीय ध्वनि परिवर्तन के भी यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे जो यहाँ पर ये क्या, हमने पहले इसमें तो संस्कृत वाले थे, आपकी बारी अंग्रेजी के और ये जर्मनी के हैं। जैसे इंग्लिश में हम बुक कह देते हैं, और जर्मनी में हम क्या कहेंगे, उसको बुक कहते हैं, बुक जर्मनी में। तो उसके बाद है मेक, इंग्लिश में कहते हैं मेक, इसको हम जर्मनी कहेंगे माखेन। वाटर को हम इंग्लिश में कह देते हैं, इसको कहेंगे वासोर,
क्योंकि जर्मन में था का उच्चारण सा से होता है, वासोर। स्प्रिंग को क्या कहेंगे? फ्रीलिंक। स्लीप को स्लाइफेन, स्लाइफेन। डीप, टीप। सीप, साफ। थ्री, द्रेई। नॉर्थ, नॉर्देन। गुड को गुट। डे को टॉग, टाग, क्या है? टाग। तो ये आपके इंग्लिश में है जो हम बोलते हैं यहाँ पर, और ये आपके हो गए जर्मनी वाले जो इसमें बोलते हैं। तो ग्रिम ने भी यही बताया था कि जर्मन के वर्ण का परिवर्तन अंग्रेजी में हुआ है। उसके बाद कुछ यहाँ पर ग्रासमैन के नियम है। ग्रासमैन ने क्या ग्रिम की कमियों को दूर किया, और जहाँ की ग्रिम का नियम लागू नहीं होता, जैसे संस्कृत में बंद का बाइंड होता है, या ग्रिम के अनुसार बा को बा होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इसी प्रकार से बौद्ध का ग्रीक और लैटिन में बाइंड और बीड होता है, तो द्रव और ये जो डुबास जो यहाँ पर देगा, इसको ता को ता नहीं हुआ। इसी तरह प्रतिमान त्रुटि के कारण को स्पष्ट करते हुए ग्रासमैन ने कहा है कि ग्रीक और संस्कृत में जब भी दो महाप्राण साथ आते हैं तो पहला अलप्राण हो जाता है। जैसे दा है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन को द्वितीय होने पर ददाती रूप बनता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। तो ये ददाती बनता है इसका, और रूप प्राप्त होने पर ददाती। इस प्रकार भू का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में द्वितीय होने पर बभू, प्राप्त होने पर बभू बनता है। वैसे यहाँ पर दोनों भ है, यहाँ पर एक बा, बभू। ब्री से विभर्ती, यहाँ पर भी दोनों भा एक जैसे हो गए हैं, इनके स्थान पर विभर्ती रूप प्राप्त होता है। ग्रीक भाषा में थे से प्राप्त थेथिंग के बदले ती थेगी ये प्राप्त होता है। बंद को बाइंड इसलिए होता है क्योंकि बंद बंध भा भा को बा हो गया है। ये कुछ ऐसी है, हो सकता है आपके कुछ समझ में आ रहे हो, कुछ ना हो रहा हो। एक दो बार पढ़ोगे तो आपको जो है यहाँ पर इसके बारे में अच्छे से पता लग जाएगा। बोध का पूर्व अवस्था में बोध था, इसलिए पहले महाप्राण को भ कर दिया गया था, वस्तुतः वह भा था। इसमें ग्रिम के नियम का कोई दोष नहीं था। ग्रासमैन ने ग्रिम के नियम की कमी दूर करते हुए भी यह नियम दिया था कि ता से पहले जब भी का आएगा तो प आएगा, और दंत्य स आएगा तो ता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात ता से पहले का प स आने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ग्रिम के अनुसार ता को था आएगा, लेकिन ता से पहले का प स आएगा तो उस ता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे यहाँ पर लैटिन है कैप्टस, इसको सप्तस, और जर्मन में हाफ्स कहते हैं। इसके बाद है इसमें ता था होना चाहिए था, लेकिन प अर्थात पी के पहले आने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर ये क्या है, ओक्टू कुछ है ग्रीक में, तो ओल्ड जर्मन में इसका अंटाउ बना है, ता से पहले ताक, और इसमें ता का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अस्थि संस्कृत, और उसके बाद है आईएसटी जर्मन में, ता से पहले सा होने पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अस्टर लैटिन, स्टार अंग्रेजी में। उसके बाद आ जाता है ग्रासमैन ने कहा था कि जब तप भारोपीय शब्दों के आदि में आएंगे तो जो परिवर्तन होगा ग्रीव नियम के अनुसार होगा, परंतु जब ये क तप शब्द के मध्य में आएंगे या अंत में आएंगे तो यह नियम लागू नहीं होगा। क तप आदि में होगा, जब अंत या मध्य में आएंगे तो स्वर्गात अंत में होगा। तो ये कुछ ऐसे सी हैं, हो सकता है आपके समझ में नहीं आ रहे हों। KYMTOM आदि भारोपीय भाषा से का पर आदि में स्वर्गात है और त आदि भी है, तो ग्रीव नियम लागू पर यहाँ पर हाई टॉम जय बनता है। तो कुछ इस प्रकार से है, आप इनको समझ लेना। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो वर्णन नियम है। वर्नर जैन ने पूर्व कथित ग्रीव नियम में संशोधन करते हुए अपना नियम प्रस्तुत किया था, और क तपा जो है इनके पूर्ति स्वर पर बलाघात होने पर ग्रीव नियम के अनुसार क तपा को ख थपा में बदल लिया था, मतलब पहले का दूसरा वाला। परंतु यदि बलाघात पूर्ववर्ती स्वर के बदले परवर्ती स्वर हो तो का तपा को गादाबा हो जाएगा। तो जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था 1 2 3 वाला, तो यहाँ पर भी इसमें कुछ दिए गए हैं, जैसे का को गा, ता को दा, पा को वा, और संस्कृत में यूशस और सतम सप्तम, और ये लैटिन में है, इनको इस प्रकार से कहते हैं सेप्टम, सेंचम, लूनस, और ये गाथिक भाषा में यूंगस, हूंद,
ये जैसे हम उसमें कहते हैं अंग्रेजी में 100, तो वो वाले हैं ये। तो घातक में इसको सीबुन कह देते हैं, सप्तन को, मतलब जो 7 जो होता है ये अंग्रेजी में है। यंग, युवा जो होता है उसको हम इंग्लिश में यंग कह देते हैं। 100 को हम 100 कह देते हैं। 7 जो होता है उसको 7 कह देते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग भाषाई जौन में इनको अलग अलग बोला जाता है। यहाँ पर क्रमशः स को ग, ता को द, पा को बा हो गया है। उक्त तीनों उदाहरणों में का ता पा के बाद उदात्त स्वर है, इसलिए इनका परिवर्तन गा दा ब में हो गया है। तो इसमें जो है कुछ परिवर्तन हुआ है यहाँ पर, जैसे देख सकते हैं, ये तो दिखाया गया है। तो इस प्रकार से हमारी आज की क्लास और भाषा विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट वीडियो होगी, इसमें आपके लिए इसका भी कुछ पार्ट है एक और, उसको जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।